जी नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इन दिनों लेखक अनुवादक अलका सराबगी जी पर जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। आज इस एकाग्र की पांचवी कड़ी है और इसमें हमारे साथ शिल्पकार और लेखक अनुवादक शंपा शाह जी जुड़ रही हैं। यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि अलग अलग विधाओं अनुशासनों से लोग जुड़ रहे हैं और अलका सरावगी जी के लेखन पर, उनकी लेखन दृष्टि पर बातचीत हो रही है। आज शंपा शाह जी उनके उपन्यासों में जो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, जो सामान्य कारक हैं, उस पर खास तौर से बातचीत करेंगी। उनके पात्र किस तरह के हैं, उसका वास्तविक जीवन के साथ किस तरह की आवाजाही है उन पात्रों की, इन सब पर चर्चा होगी। वे अलका सराबगी के पहले उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास पर बात करेंगी। उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए की चर्चा होगी। दूसरे उपन्यास शेष कादंबरी पर बात होगी और ऐसे ही कुछ अन्य कृतियों की भी यहाँ पर चर्चा होगी प्रसंगानुकूल। तो आइए मित्रों, हम लोग शंपा शाह जी का स्वागत करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लाते हैं। शंपा जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और अच्छा लग रहा है कि आप अरसे बाद जनसुलभ पुस्तकालय के इस पृष्ठ पर, इस पेज पर आई हैं और आपकी, हम सब की पसंदीदा लेखिका रचनाकार अलका सराबगी जी पर आई हैं। उनके उपन्यासों पर विशेषकर अपनी बात रखेंगी। जी स्वागत शंपा जी। देखिए अर्पण जी, अलका सरावगी जी मेरी इतनी प्रिय उपन्यासकार हैं। जब मैंने इनका पहला उपन्यास पढ़ा था कलिकथा वाया बाईपास, उसके पहले तक मुझे मेरी स्मृति में ऐसा था कि जिस तरह से रूस के कई सारे शहर मुझे बिल्कुल देखे भाले से लगते हैं, या फिर कहना चाहिए पूरा इंग्लैंड फ्रांस के कई शहर हमें ऐसा लगता है कि हम उसका चप्पा चप्पा जानते हैं। उस तरह से कहना चाहिए कि अपने देश के किसी शहर को इतनी नज़दीक से जानना, उसकी गली गली, उसकी एक एक सड़क की खाक छानना का जैसा अनुभव, मतलब कलकत्ता जैसे रच बस गया था जब जब कलिकथा वाया बाईपास पड़ा था। मतलब वो चमत्कृत करने वाला अनुभव था। और पहली बार उस तरह से मुझे ऐसा लगा था कि एक कृति है जो हमारे शहर, हमारी गली, हमारे सड़क, हमारे नुक्कड़ और उसमें जो जीवन जिस तरह से घटित होता है, उसको दर्ज करता है, उसको उसने दर्ज किया। ऐसा मुझे अनुभव हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक तरह से देखिए कि अलका जी के उपन्यास सच पूछिए तो अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाने जाते हैं। मतलब उनमें लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके उपन्यासों के संदर्भ में ये बात तो बिल्कुल सच है ही, लेकिन उनकी जो भूगोल पर जो पकड़ है, कहना चाहिए कि उनके उपन्यासों का जो हमारे पाठकों के, जो एक पाठक के बतौर हमारे स्नायु तंत्र पर जो गहरा प्रभाव पड़ता है, उसका कारण उनके किरदारों का ना जो एक ठोस अवस्थिति बोध है, जो एक कालखंड विशेष की ऐतिहासिक और भौगोलिक संरचना के संश्लिष्ट रसायन से निर्मित होता है।
देखिए, एक उपन्यास की यदि सबसे कहना चाहिए कि अगर एक उपन्यास की परिभाषा देनी हो तो सबसे बिल्कुल सरल बात तो यही होगी कि वो जीवन के सबसे निकट की चीज़ है। उपन्यास एक तरह से पूरे जीवन को दर्ज करता है। उसका विस्तार उस वो हो सकता है कि वो सिर्फ एक दिन का उपन्यास हो, लेकिन उसमें समूचे जीवन को समेटने का सा एहसास उत्पन्न करने की बात होती है एक उपन्यास में। उस अर्थ में अलका जी के उपन्यासों में तो कहना चाहिए कि शब्दशः एक बड़ा कालखंड, अक्सर उनके यहाँ आपने देखा होगा कि उनके तमाम उपन्यासों में सिर्फ एक पीढ़ी की बात नहीं होती। अगर एक पीढ़ी की कभी कभी बात हो रही हो, एक पीढ़ी की बात तो खैर होती ही नहीं है उनके यहाँ, 2-3 पीढ़ियाँ और 5 पीढ़ियाँ तक बात आती है। कलकत्ता वाया बाईपास में मेरे ख्याल में 5 पीढ़ियों का की नज़र से हम सब कुछ पूरी दुनिया को, हमारे देश को बदलते देखते हैं, कलकत्ते को बदलते देखते हैं, गंगा को देखते हैं 5 पीढ़ियों की नज़र से। तो उनके तमाम उपन्यासों में ये बात आती है, यानी कि एक बड़ा कालखंड और इसी तरह से एक बड़ा भूखंड भी। भूखंड यदि एक शहर तक भी सीमित हो, वैसे तो सीमित नहीं होता, मतलब अक्सर उसमें जैसे कलकत्ता में मरुभूमि का भी पूरा जिक्र है, मुर्शिदाबाद का भी बहुत जिक्र है। इसी तरह से कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए में भी बांग्लादेश का कुश्तिया नाम की जो जगह है बांग्लादेश में, उसका जिक्र है। यानी कि उनके यहाँ एक विस्तृत भूखंड और एक विस्तृत देशकाल, सचमुच एक बड़े विस्तार को और बहुत सारे किरदारों को अपने में समेटे। तो वो उपन्यास की जो मूलभूत ज़रूरत कहना चाहिए होती है, उसको, मतलब उसकी जो क्लासिकल डेफिनेशन होगी ना, उसकी जो उसको बिल्कुल पूरा करता है। मतलब जो मेरे जैसे उपन्यास को पसंद करने वाले पाठक होते हैं, जिन्हें बड़ा मज़ा आता है कि मोटा उपन्यास हो और अच्छा, उनको बड़ा तृप्त करते हैं ये उपन्यास। एक सचमुच कई जीवनों से, सिर्फ एक जीवन नहीं, कई कई जीवनों से हो गुजरने की का एहसास अलका जी के उपन्यासों को पढ़कर होता है। तो मैं आपसे कह रही थी कि जो उनकी ये जो विशेषता है कि सिर्फ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही नहीं, बल्कि जो मुझे लगता है कि वो जो इतना असल प्रभाव हम पर छोड़ते हैं, जिस तरह की मुझे लगता है कि जिन्होंने भी उनके उपन्यास पढ़े हैं, उनके लिए उन किरदारों को, बल्कि अंत में मुझे लगता है कि जब जैसे कलिकथा वाया बाईपास को शायद छपकर कोई 20 साल हो चुके हैं, और इतने सालों बाद अगर मैं उसे याद करती हूँ उस उपन्यास को, और अगर मैं उसे दोबारा इस बीच में नहीं पढ़ती हूँ, तो जो स्मृति में रह जाता है वो पूरा भूगोल है। गंगा नदी के साथ जो उसका जो मुख्य पात्र है किशोर बाबू और रामविलास बाबू, उनकी जो गंगा के साथ जो नाता था, कलकत्ते से जो धीरे धीरे नाता बनता है, वो छन कर बिल्कुल रह जाता है। तो मुझे लगता है कि इस कहना चाहिए कि आज के समय में एक तरह से पर्यावरण शब्द चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि परिवेश जो शब्द है ना, वो ज़्यादा असल शब्द है। पर्यावरण शब्द से तो कोई नाता ही नहीं बनता, कोई उससे कोई जुड़ाव ही नहीं बनता।
पर ये जो परिवेश है जिससे हमारा संवेदन तंत्र जुड़ता है, मुझे याद है कलिकथा वाया बाईपास में ये आता है कि ये बात आती है कि क्या हम अपने दुख दर्द का साझा क्या अपनी एक नदी से कोई कर सकता है? और हम देखते हैं कि उपन्यास के पात्र जो हैं उनके लिए गंगा नदी एक तरह से मित्र है। अपने पुत्र को खो देने के बाद में उसका जो नायक है वो अपनी व्यथा, अपने दुख का साझा भी गंगा से ही करता है। और मतलब कई कई रूपों में आता है। इसी तरह से कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए में भी बहुत सुंदर एक जगह जिक्र आता है कि जब वो वहाँ से लोग जब विस्थापित होके, कुष्टिया से ये विस्थापित होके जब लोग आते हैं, और एक जगह ये जिक्र आता है कि जब वो विस्थापन के अपने दर्द को याद कर रहे होते हैं और अपने उनके आंसू बह रहे होते हैं, तो उन्हें ख्याल आता है कि बांग्लादेश में इतनी छोटी छोटी इतनी नदियां हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे हर व्यक्ति के अपने आंसुओं से बनी उसकी एक निजी नदी है। तो ये भूगोल से इस तरह का जो नाता है, मैं सच बता रही हूँ कि जब मैंने कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए उपन्यास पढ़ा, तो उसके पहले तक मैंने ये कुष्टिया नाम की जगह के बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भोपाल, जहाँ मैंने अपना समूचा जीवन बिताया, उससे ज़्यादा मैं कुष्टिया को जानती हूँ। तो ये एक लेखक की ताकत है अपने परिवेश को खड़ा करने की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिर्फ किन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर यदि हम उपन्यास रचने की कोशिश करते हैं तो वो बात नहीं बनती। मुझे गे जी की एक बात याद आती है इस संदर्भ में। उन्होंने कहीं लिखा था कि महत्व ऐतिहासिक तथ्यगत सच्चाई का नहीं है, बल्कि अनुभवगत युगीन सच्चाई का है। यानी कि जब तक वो जो एक अलका सरावगी के उपन्यासों में जिस तरह से होता है कि वो तो उनके तमाम उपन्यास देखिए दो बातों को करते हैं। एक तरफ वो एक किस्म की आत्मकथा भी है, उनके सभी उपन्यासों में एक तरह से आत्मकथा का पुट है। एक तरह से जो मुख्य नायक है अपनी कथा कहना चाहता है, अपनी कथा को दर्ज करना चाहता है तमाम उपन्यासों में। बल्कि उनका जो आने वाला उपन्यास है गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय, एक तरह से वो कहना चाहिए कि उसमें भी सरला देवी चौधरानी जो मैंने जो हिस्सा अलका जी ने सुनाए उसमें से कुछ हिस्से और कुछ उन्होंने कुछ चैप्टर्स उन्होंने मेरे साथ साझा भी किए थे। तो दो बातें हैं। एक तो एक किसी की आत्मकथा, लेकिन अलका जी उन लेखकों में से हैं जिन्हें इतने से संतुष्टि नहीं होती। वो एक आत्मकथा का विस्तार कुछ इस तरह से करती जाती हैं कि वो उसका फलक इतना फैलता जाता है कि एक पूरे भूखंड की, एक पूरे युग की कथा बनकर वो सामने उपस्थित होता है। शायद उनके उपन्यासों की ये बहुत बड़ी विशेषता है
कि उनसे शायद उनके उपन्यासों से जो इतने लोग जुड़ पाते हैं, उसका भी संभवतः कारण ये है कि वो एक तरह से बहुत उसका उसका जो फलक है, उसका जो कैनवस है, वो बहुत निजी नहीं है। वो निजी होते हुए भी बहुत व्यापक है। इसी अर्थ में मैं ये अगेज जी की बात को मुझे स्मरण हुआ, जिसका जिक्र मैंने कलिकथा वाया बाईपास के संदर्भ में भी कहा था, जहां वो कह रहे हैं कि महत्व ऐतिहासिक तथ्यगत सच्चाई का नहीं है, बल्कि अनुभवगत युगीन सच्चाई का है। मुझे लगता है कि ये अलका जी के उपन्यासों की बहुत बड़ी खासियत है कि वो एक आत्मकथा को इस तरह से एक व्यक्ति की कथा को कहना चाहिए, इस तरह से कहती हैं कि वो एक युगीन सच्चाई की गूंज लेकर उपस्थित हो पाता है। जो एक और बात उनके उपन्यासों के बारे में, अगर अर्पण जी ने कहा कि उनके उपन्यासों की विशेषताओं का मैं जिक्र करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। मैंने उनके 4 उपन्यास तो पढ़े ही हैं, मतलब पर चूंकि सब पर तो बिल्कुल बोला नहीं जा सकता है, तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनके उपन्यासों किसी भी उपन्यासकार की ना एक खास शैली होती है और एक कुछ खास सरोकार होते हैं जो बार बार आते हैं और एक तरह से उनका परिष्कार होता जाता है। जैसे अलका सरावगी जी के लिखने की जो पद्धति है, सभी जानते हैं, जो भी उनके पाठक हैं वो ये जानते हैं कि वो जितना उनके उपन्यासों को लिखने में जितना कल्पनाशीलता का हाथ होता है, उतना ही शोध का भी होता है। वे अपने विषय के तमाम गैर ज़रूरी ब्यौरों को ना नाना सूत्रों से एकत्रित करती हैं और फिर उन्हें तब तक खंगालती है जब तक कि एक उपन्यास की पृष्ठभूमि अपने समूचे देशकाल के साथ उनके सम्मुख एक अर्क के रूप में निथर कर नहीं आ जाती। इस अर्क में वहाँ की आबो हवा, गंध, मिट्टी का मिजाज, वनस्पति, वहाँ की वनस्पति, लोगों का मिजाज, खान पान, सोच, उस इलाके, उस काल की भाषा, रोज़मर्रा के में इस्तेमाल होने वाली कहावतें, इन सब की बिल्कुल अपना एक खास स्वाद के साथ में ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। एक देखिए, मुझे ख्याल आता है कि ये कलिकथा वाया बाईपास में भी यहाँ तक मतलब ऐसी बात आती है कि जो पूर्वी बंगाल के जो बाउल गीत हैं, उन बाउल गीतों में कितने प्रकार के धान का जिक्र आया, इसका भी जिक्र आता है। तो मैं सोचती हूँ कि शोधपरक जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनके अक्सर बहुत ही रूखा सूखा हो जाने का खतरा होता है, क्योंकि तथ्य तो अपने में बहुत रूखे होते हैं। लेकिन अलका सरावगी के यहाँ जब एक साहित्यकार की गहन सहानुभूति और कहना चाहिए कि अंतर्दृष्टि से किया जाने वाला ये शोध है, एक नृतत्व शास्त्री के जो सर्वे का काम करते हैं उनसे ये बहुत भिन्न है। यहाँ जो है शोध का उद्देश्य तथ्यों को एकत्रित करना और उनसे कोई निष्कर्ष निकालना नहीं है, बल्कि मानव जीवन की कूल कंदराओं में गहरे उतरते जाना इसका उद्देश्य है। इसलिए यानी कि चावल की किस्मों की प्रकार की बात कौन करेगा? ये तो कोई बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति होगा ना, जो बाउल गीतों में जिसका ध्यान इस पर जाएगा कि कितने प्रकार के धान का जिक्र आ रहा है। इसी तरह से मुझे ख्याल है कि जब इस उपन्यास को कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए,
ये जब लिख चुकी थी अलका जी, तब उसके बाद मेरा कलकत्ते जाना हुआ था, और वो मुझे बता रही थी कि वे अपनी सास के साथ जब रोज बात करती थी, तो उस बातचीत में शायद उनकी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उनकी सास का परिवार, वो ससुराल पक्ष शायद कभी पूर्वी बंगाल से आता था, और उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत में इतनी कहावतें, इतनी मुहावरे आते थे, और अलका जी उन्हें दर्ज करती जाती थी। तो ये जो शोध है ना, ये जो हमारे एक कलाकार हैं हिम्मत शाह, वो कहते हैं कि एक जो कलाकार होता है, वो एक जो स्कल्प्टर होता है, मान लीजिए कि मैं मिट्टी में काम करती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं जब मिट्टी में काम कर रही हूँ तभी मैं स्कल्प्टर, तभी मैं आर्टिस्ट हूँ, तभी मैं स्कल्प्टर। एक आर्टिस्ट तो 24 घंटे आर्टिस्ट होता है, चाहे वो खाना बना रहा हो, चाहे वो किसी से बात कर रहा हो। तो जब अलका जी मुझे ये बात बता रही थी, तो मुझे लग रहा था कि देखिए, एक लेखक कैसा 24 घंटे घंटे लेखक होता है। वो जब लिख रहा है, वो जब किसी से बात कर रहा है, वो सब कुछ को दर्ज, एक सोखते की तरह सब कुछ को सोखता जा रहा है। वो इसी तरह से जीवन की कूल कंदराओं में गहरे उतरता है। वरना अगर सिर्फ तथ्य जो हम लेंगे ना, जो इतिहास के घूमते पहिए के नीचे लहूलुहान और बेवजह तबाह होते साधारण जीवन, और कुंठित होती मानवीय भावनाएं, परस्पर संबंध, यहाँ अगर ये दर्ज नहीं होंगे ना, तो उसके बिना जो तथ्य हैं वो कुछ नहीं करेंगे। जब तक अज्ञे जी के शब्दों में वो युगीन सत्य में नहीं बदल जाते, जब तक कि उसमें मानवीय ऊष्मा नहीं आती, जब तक कि वह जीता जागता धड़कता इतिहास नहीं बनता। इस तरह, इस अर्थ में मुझे लगता है कि अलका सरावगी के उपन्यास एक उनकी ऐतिहासिकता को ही यदि दर्ज करना है, तो कहना चाहिए कि वो एक जीता जागता धड़कता सबॉल्टर्न इतिहास है, रचती हैं। इस लिहाज से देखें तो अलका जी का ये जो सारे उपन्यास, उनमें एक पैनी ऐतिहासिक दृष्टि और है, लेकिन क्योंकि उपन्यास में एक किरदार के माध्यम से वो आता है, यानी कि क्या होता है कि इतिहास तो निर्वैयक्तिक होता है ना, तो उसमें एक किस्म की निशंस होता है, उसमें मानवीय ऊष्मा नहीं होती। लेकिन इनके सारे उपन्यास देखिए तो वो दरअसल एक व्यक्ति का इतिहास के माध्यम से समूचे इतिहास को खड़ा कर रहे हैं। इसलिए कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए को कह लीजिए, तो वो जो वहाँ जो विस्थापित हुए लोग हैं, वहाँ के जो आधे अधूरे छूट गए लोगों का जीवन का एक किस्म का पूरा सबॉल्टर्न दस्तावेज भी है। बल्कि सिर्फ ये उपन्यास नहीं, ये जो इनका जो जानकीदास तेजपाल मेंशन जैसे है, ये सब, ये एक इनके सारे उपन्यास एक किस्म के इतिहास भी रचते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव इतिहास भी है। तो ये अलका जी के ये एक खासियत है कि वो तथ्यों का सहारा ले, वो शोध परक होते हैं। उस अर्थ में मुझे ऐसा लगता है कि
इनके उपन्यास मुझे इज़ाक डेनिसन के उपन्यासों की बड़ी याद दिलाते हैं। इज़ाक डेनिसन के पास भी, अगर आप उनके उपन्यासों को याद करें, जो भी इज़ाक डेनिसन को पसंद करने वाले पाठक हैं वो याद करेंगे, इनके पास बताने के लिए इतना होता है। इज़ाक डेनिसन के पास मतलब क्या नहीं बताती वो। इसी तरह से अलका जी, आप इनके उपन्यासों को पढ़िए तो न जाने किस किस में आपको महारत हासिल हो जाएगी। चीनी और पटसन का व्यापार के बारे में, तो कहीं राजस्थान की हवेलियों के बारे में, तो कहीं जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो समाज सेवा के से जुड़े हुए जो जीवन है, वो किस तरह से ऑपरेट हो, ये इनके पास में एक खजाना है एक तरह से, जो एक दूसरी विशेषता इनके यहाँ पे है, वो है कि विस्थापन। आप सबने ध्यान दिया होगा कि इनके उपन्यासों में जड़ों से उखड़ना और विस्थापन और इसका मनोविज्ञान, एक समाज के अपने मूल्यों से, मतलब ये देखिए, ये भी एक तरह से, ये इसका सूत भी इनके लगभग प्रायः कई उपन्यासों में मिलता है, विस्थापन की बात। और मज़े की बात यह है कि पहला उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास में, तो मैंने आपसे कहा कि गंगा एक कैरेक्टर के रूप में, और गंगा भी वो नदी है जो एक तरह से विस्थापित नदी है, यानी कि कभी वो स्वर्ग की नदी थी और फिर वो बाद में उतर के जो यहाँ आई तो यहीं की होकर रह गई। तो इसी तरह से तो एक व्यक्ति के लिए उस जगह से जहाँ वो अपने पुरखों के साथ में वर्षों पीढ़ियों से रहता आया है, वहाँ से विस्थापित होना बहुत कठिन होता है। ये समझिए कि एक पेड़ को यदि एक नदी किनारे वाले पे जो पेड़ उगता था, उसे अगर उखाड़ कर यदि किसी सूखे इलाके में लगा दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। उस तरह के विस्थापन को जो की बात इनके उपन्यास करते आए हैं, लेकिन ये जो विस्थापन की बात, जो मुझे लगता है कि इनके सारे उपन्यासों में क्रमशः यदि आते हैं, तो मुझे लगता है कि विस्थापन का स्वरूप बहुत बदलता जाता है। ये विस्थापन, इसके बारे में मैं बाद में फिर से लौटूंगी कि कैसे ये विस्थापन भौगोलिक, एक सचमुच की भौगोलिक क्रिया से कैसे एक सामाजिक क्रिया में कैसे बदलता है। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए में ये विस्थापन बहुत ही मार्मिक आयाम ले लेता है। वहाँ पे बात इसकी नहीं होती कि वो जो, ये तो बात बिल्कुल है ही कि जो बांग्लादेश से विस्थापन हुआ और फिर यहाँ आकर बसे, उसकी बात तो हुई, लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो है कि जो ऐसे समाज होते हैं, जो स्तरीकृत समाज हैं, जैसे कि हमारा है, जहाँ पे गैर बराबरी पर आधारित समाज है, हर तरह के विभेद हैं, गोरे काले का विभेद है, जातिगत विभेद है, अमीरी गरीबी का विभेद है, वैसे उस ऐसे परिवेश में, ऐसा जो स्तरीकृत परिवेश है, उसमें कैसे एक समाज के भीतर ही कुछ लोग माने ऐसे मानदंड खड़े हो जाते हैं कि उन मानदंडों पर व्यक्ति अपने समाज के में ही बहिष्कृत हो जाता है।
अपने परिवार के भीतर ही कैसे, मान लीजिए कि एक जैसे कि इसमें आता है, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए उपन्यास में आता है कि जो उसका मुख्य किरदार है, क्योंकि वह उसका रंग बहुत दबा हुआ है और वो उस अर्थ में, सांसारिक अर्थों में सफल नहीं है, तो उसकी जो स्थिति है वो अपने परिवार में भी एक विस्थापित की ही स्थिति है उसकी। यानी कि वो उसके तमाम क्रियाकलाप लगातार शक के दायरे में रहते हैं, और वो होने के लिए वो सबसे जुझारू, सबसे कर्मठ होने के बावजूद वो जो है ना, वो लगातार अपने ही लोगों द्वारा नाकारा साबित कर दिया जाता है। वो उसे यदि वो अपनी एक तरह से कहना चाहिए कि ये जो समाज के जो मूल्य हैं, मुझे लगता है कि आते आते उत्तरोत्तर अलका जी के उपन्यासों में ये जो विस्थापन की बात है, वो मनुष्य के शारीरिक विस्थापन से हटकर क्रमशः, मुझे लगता है कि अभी जो उनका नया उपन्यास जो वो लिख रही हैं, मैं उसके बारे में उस दिन जब उन्हें सुन रही थी तो मुझे लगा कि एक समाज में कैसे एक समाज के जो मूल्य होते हैं, वे मूल्य कैसे धीरे धीरे विस्थापित होते हैं, और एक समाज कैसे एक किस्म की आत्मविस्मृति में खोता जाता है। ये जो इसकी ओर मुझे लगता है कि ये इसमें भी बहुत ही जानकीदास तेजपाल मेंशन में भी इसकी बहुत बहुत ज़बरदस्त इसका दस्तावेज है। ये जो उनके अलका जी के सारे उपन्यासों में एक तरह से जो आज़ादी, हमारे देश की आज़ादी के ठीक पहले जो स्वप्न थे और जो उल्लास का वातावरण था, वहाँ से आज़ादी के बाद की जो पहली पीढ़ी है और फिर जो उसके बाद की पीढ़ी है, वो जो एक जो ह्रास कह लीजिए या बदलाव कह लीजिए, पर वो जो सपनों का टूटना है, बिखरना है, उसको जानकीदास तेजपाल मेंशन भी उसका ज़बरदस्त दस्तावेज है। और उसी अर्थ में कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए भी, और मुझे लग रहा है कि जो आने वाला उपन्यास है उसमें भी कैसे उस दिन जब अलका जी और अंबर बात कर रहे थे तो ये बात आई थी कि किस ईमानदारी से गांधी और सरला बहन के सरला देवी चौधरानी के जो संबंध हैं, उनकी बात कैसे खुलकर वे लोग कर रहे हैं, और इसको लेकर किसी तरह का दुराव छिपाव की बात नहीं है कि चाहे वो उम्र को लेकर हो। और ये एक जो नैतिक, सचमुच के नैतिक जिम्मेदारी और एक अपने हर रिश्ते की अपना को निभाने का भी अपना एक मूल्य होता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस दिन उसको सुनते हुए और इनके बाद के उपन्यासों को पढ़ते हुए लगा कि विस्थापन, असल विस्थापन से मतलब एक तथ्यगत विस्थापन से कहना चाहिए अलका जी क्रमशः एक समाज में मूल्य किस तरह से विस्थापित होते हैं उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं उनके उपन्यास। और अगर इनकी खासियतों की बात करें तो जो कि मैंने आपसे कहा कि इनके उपन्यासों को अगर आप पढ़ते हैं, इनके कोई भी उपन्यास को पढ़िए,
तो इनके उपन्यास जो है ना वो इनके सारे किरदार इस अर्थ में भी मुझे बहुत आकृष्ट करते हैं कि इनके किरदार जो हैं वो उस अर्थ में देखा जाए तो बौद्धिक नहीं है या वो लेखक नहीं है, लेकिन जो हमारा तथाकथित कोट अनकोट साधारण, जिसे हम दुर्भाग्य से कहने के आदी हैं, एक मानस है, साधारण नहीं कहना चाहिए, जो कोई भी व्यक्ति है वो क्या जीवन के प्रश्नों से नहीं जूझता है। वो गली मोहल्लों में काम करते हुए, सड़कों पे काम करते हुए क्या जीवन के प्रश्न उसके प्रश्न नहीं होते हैं। तो अलका जी के उपन्यासों के जितने पात्रों को आप याद करेंगी तो आप पाएंगी कि वे सभी सड़कों बाजारों में भटकता हुआ जीवन है उनके उपन्यासों का जीवन। उनके पात्र किन्हीं कमरों में बैठकर पढ़ते हुए, लिखते हुए चिंतन मनन नहीं करते हैं या नैतिक अनैतिक की बौद्धिक बहसों में उतने नहीं उतरते हैं। उनके पात्र जिंदगी के मेले ठेले, हाट बाजार में भटकते हैं, सौदा सुल्फ पटाते हैं, खरीदारी करते हैं, बेचते हैं, पसीने धूल पोंछते हुए फुटपाथों और सड़कों पर सतत चलते हुए। एक तरह से अलका जी के उपन्यास को जब आप पढ़ रहे होंगे तो एक किस्म की शारीरिक थकान, आप कुछ पन्ने अगर लगातार पढ़ते जाएंगे तो आपको एक किस्म की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि वो इतना चलते हैं। उनके पात्र लगातार सड़कों पर होते हैं। एक पाठक के बतौर ये जो तमाम किरदार हैं, उनके अंतर मन में अनवरत चल रही उहापोह, संशय और उम्मीद की जो परस्पर विरोधी मनस्थितियां हैं, रोजमर्रा के जीवन में पल पल पर प्रकट होने वाले ये जो सामाजिक नैतिक प्रश्नों से साक्षात्कार है, ये हर जीवन का हिस्सा है। तो ये भी मननशील हैं, लेकिन ये इनका मननशील होना लगातार जीवन के कार्यकलापों के साथ गुथा हुआ है। यानी ये बात अपने जीवन और परिस्थितियों को लेकर लगातार चिंतनशील है, लगातार उसे भोग भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। किंतु ये देखना, ये विचारना भी बिल्कुल जीवन के कहना चाहिए चौराहों पर, हाट बाजारों में हो रहा है। मुझे लगता है मैंने इस बात को लिखा भी है कि अलका सरावगी उन बिरली लेखिकाओं में से हैं जिनकी लिखने की मेज और कुर्सी जो है वो ऐसा लगता है कि घर की चार दीवारी में नहीं है, बल्कि किसी सड़क के मोड़ पर, किसी व्यस्त दुकान के काउंटर के पीछे लगी हुई है। ये चाहे कलिकथा वाया बाईपास के किशोर बाबू हों, या कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए क्यों हो, या फिर शेष कादम्बरी की रूबी गुप्ता हो, ये सब जो हैं उनकी जो चाहे वो व्यापारिक पृष्ठभूमि हो, भाग दौड़ हो, उनकी दुनियादारी की समझ से भरी जिंदगी के सारे सूत्र आपको हैरत में डालते हैं कि ये अलका सरावगी के हाथ कैसे लग गए। मुझे ख्याल है कि शायद उनके पहले उपन्यास को पढ़कर किसी ने ये बात कही थी, कुछ दिग्गजों ने ये प्रश्न उठाया था कि अलका सरावगी के उपन्यास में एक स्त्री का मन कहाँ दर्ज हुआ है, और शायद अलका जी ने ही उसका जवाब दिया था, एक प्रति प्रश्न के रूप में जवाब दिया था कि क्या शरदचंद्र के उपन्यासों की नायिकाओं में क्या शरदचंद्र का मन बिंबित नहीं होता। तो जब मैंने अलका जी की बात
सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये तो बिल्कुल हम आप सब जानते हैं कि चाहे वो अन्ना कैरेना हो, चाहे मदम बोवेरी हो, या शरद चंद्र की नायिकाएं हो, जाहिर है कि उन्हें हम कैसे जानते यदि इन्हें, इन लेखकों ने ना खड़ा किया होता। इसी अर्थ में मुझे ब्रिटिश लेखिकाएं जेनेट विंटरसन, उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था कि हम एक अन्य कहानी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये इसे हम अपनी ही कहानी नहीं, उस अर्थ में देखिए तो अलका जी के उपन्यास ठीक ठीक सिर्फ उनके अनुभव से, उनके जीवन की कथा से उनका उतना नाता नहीं है। तो जिसे जेनेट विंटरसन कह रही है अपनी पुस्तक में कि साहित्य हमें यही बताता है कि हम एक अन्य कहानी हो सकते हैं। हम जो बंदी नहीं हैं, सीमित नहीं हैं, पूर्व निर्धारित या भाग्य से बंधे सिर्फ एक जेंडर या उन्माद नहीं है। ये उपन्यास, ये साहित्य ही हमें ये छूट देता है। ये हमें बताता है कि हम जो हैं उससे बिल्कुल इतर कुछ हो सकते हैं। ये एक साहित्यकार की ही शक्ति है कि वो अपनी कल्पना से, अपने शोध से, अपने संवेदनशील शोध से कहूँगी, सिर्फ शोध से कुछ नहीं होता। यदि वो संवेदनशील स्नायु तंत्र ना हो तो शोध कहीं नहीं ले जाएगा। तो इसके माध्यम से हम बिल्कुल अपनी एक अलग कथा हो सकते हैं। बिल्कुल इससे मिलती जुलती बात अफ्रीकी लेखक टोनी मॉरिसन ने भी कही थी, जब नोबेल पुरस्कार लेते समय उन्होंने अपने वक्तव्य में उन्होंने गुजारिश की थी कि तुम स्वयं अपनी कहानियां, इसलिए उस सबको अनुभूत और कल्पित कर सकते हो कि कैसे पैसे के बिना भी मनुष्य हुआ जा सकता है, कि दूसरे पर शासन किए बिना मनुष्य होना कैसा होता है। तुम अपनी कथा खुद से रच सकते हो। ये उन्होंने टोनी मॉरिसन ने अपने उस वक्तव्य में कहा था। तो जाहिर है कि साहित्यकार का मन जो है वो किन्हीं विभाजित कोटियों में कैद होकर काम नहीं करता, बल्कि उसकी चेतना अन्य के घट में एक तरह से परकाया प्रवेश कर उसे अपना बना लेती है। एक सर्जक की यही तो क्षमता है, और इसका इस्तेमाल अलका सरावगी जो है विस्थापन की कई नजरों से देखते हुए, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनकी व्यथा कथा को अपनी कथा बनाकर कहती हैं। मुझे लगता है कि जो एक बात जिससे मुझे लगता है कि इसके बाद अर्पण जी को मैं सौंप दूंगी, जो मुझे ये बात लगती है कि अलका जी के उपन्यास में को जब मैं पढ़ रही, मतलब ये जब मैं देखती हूँ तो उनके यहाँ उनको पढ़ते हुए ये जो विस्थापितों की और इनकी जब पीड़ा को जब वो दर्ज करती हैं तो उसमें एक बड़ी कमाल की बात आई थी मुझे, जो सबॉल्टर्न वाली बात मैंने आपसे कही, उसी के संदर्भ में वेपन्स ऑफ द वीक नाम की एक किताब है जेम्स स्कॉट की, नृतत्व शास्त्री है। उन्होंने एक गजब की बात लिखी है कि जो ऐसे समाज होते हैं जहाँ पे जिनमें बहुत स्तरीकरण होता है, जहाँ हर
कोई ना कोई है जो किसी न किसी के ऊपर है, जो किसी न किसी का शोषण कर रहा है और किसी न किसी के द्वारा शोषित हो रहा है। तो ये जो शोषित जन है, आखिर वो जीता कैसे है, वो जीने के उपाय क्या क्या ढूंढता है। तो इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए में एक युक्ति की बात अलका जी ने निकाली है कि उसमें एक किरदार है श्यामा धोबी, जो उसके मुख्य पात्र का मित्र है। वो बेचारा वो अपने कष्टों से निपटने के लिए वो कहता है कि उसे भूलने का बटन किसी ने दिया था कि जो भी ऐसी कड़वी बात जीवन की हो, जो कष्ट दे, जो उद्वेलित करे, तो भूलने का बटन दबा दो ताकि वो याद न रहे। तो इसे पढ़ते हुए ही और मुझे ख्याल आया कि कैसे वहाँ तो यहाँ तो ये एक युक्ति के रूप में है, लेकिन देखें तो कलिकथा वाया बाईपास में भी किशोर बाबू की घटनाक्रम में आता है कि वो एक समय अपनी स्मृति खो देते हैं। ये जो भूलना है, अपनी स्थितियों से निपटने के एक उपाय की तरह, एक टूल की तरह, जो जेम्स स्कॉट कह रहे हैं कि ये जो शोषित लोग होते हैं वो आखिर अपने जीने के उपाय क्या करते हैं, किन किन औजारों की मदद से वे जीवित रहते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि दूसरों की खुशामद करना, झूठी तारीफ करना, ठकुर सुहाती करना, ये भी एक टूल है, एक औजार है। और ठकुर सुहाती करते हुए, जो ठकुर सुहाती कर रहा है, वो व्यक्ति ये जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, और वो जान रहा है कि वो केवल अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये झूठ गढ़ रहा है। तो एक और इसी तरह से ये भूलने के बटन की भूलने की जो युक्ति है, वो एक तरह से अपनी स्थिति से निपटने का ही एक जरिया है। तो मुझे लगता है कि उपन्यास से सच पूछिए तो किसी भी उपन्यास से या किसी साहित्यिक कृति या कलाकृति से यूं ऐसा नहीं होता कि उसकी समाज में क्या भूमिका है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो कोई भूमिका निभाए जो कि बिल्कुल स्पष्ट हो कि वो क्या भूमिका निभा रहा है। ये आनुषंगिक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर बड़ी कृति एक अनजाने ही एक बड़ी भूमिका निभाती है। और अलका सरावगी के सारे उपन्यास, खास तौर पे जानकीदास तेजपाल मेंशन में मुझे लगा था कि ये बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई थी। और कुलभूषण का नाम दर्ज किया जाए, इसमें भी ये बात बहुत ये जो समाज का जो क्षरण है, ये इसको मतलब एक साहित्यिक कृति का ही ये मादा होता है कि वो समाज के भीतर छिपकर बैठी जो ऐसी व्याधियां हैं ना, उनका खुलासा करती है। ये जो समाज में जो दोहरे मापदंड हैं, जिसके चलते जो सबसे भला है, जो सबसे विश्वसनीय है घर का, उसी का लगातार अपमान होता है। ये जो व्याधि, ये खास तौर पे भारतीय समाज के संदर्भ में जो मैं कह रही थी कि जो मूल्यों का विस्थापन है, उसको दर्ज जिस तरह से अलका जी के उपन्यास करते हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो सारी वरना क्या होता है कि एक समाज में जो जैसे जो शादी ब्याह के मौके होते हैं
और एक जो सामाजिक व्यापार जो चल रहा होता है ना, वो एक किस्म के आवरण होते हैं, पर्दे होते हैं, जिनके पीछे समाज का असल चेहरा छुपा रहता है। और वो एक कहना चाहिए कि वो एक साहित्यिक कृति का ही मादा होता है कि वो ऐसे ये जो नकली आवरण हैं, ये जो सामाजिकता के जो नकली आवरण हैं, उनको भेद कर उसकी जो समाज को जो घुन लग रहा है, जो व्याधि जो उसे भीतर ही भीतर घुन की तरह खा रही है, उसका खुलासा करना, ये अलका जी के उपन्यास करते हैं। मुझे लगता है कि उनके नए उपन्यास को लेकर भी देखिए, एक मुझे लगता है कि एक तरह से अलका जी उन उपन्यासकारों में से हैं जिनके लिए ये बहुत महत्व की बात है कि वो उनकी कथा को दर्ज करे जो संभवतः दर्ज करने से रह जा रहे हैं। उनके हर उपन्यास में अपने को कोई है जो अपने को दर्ज करना चाह रहा है। देखिए, जो नया उपन्यास है उसमें भी सरला देवी चौधरानी का किरदार, उन्हें मुझे लगता है कि अलका जी को उसने आकृष्ट ही इसलिए किया होगा क्योंकि इतना बड़ा इतना कहना चाहिए कि इतना ऐसा व्यक्तित्व है सरला देवी चौधरानी का, और लेकिन फिर भी वो समय ही ऐसा था, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत थी, इतने बड़े काम के बावजूद, ऐसी बड़ी शख्सियत, ऐसी बड़ी ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व होने के बावजूद वो जैसे इतिहास में दर्ज होने से ही रह गया है। और शायद उसके पीछे हमारे कुछ छद्म मूल्य भी हैं जिनके चलते भी हम आधी चीज़ों को कालीन के नीचे सरका देना चाहते हैं। तो मुझे ये बात अलका जी के संदर्भ में बहुत महत्व की लगती है कि उनके उपन्यास एक हमारे देश के एक बड़े कालखंड का एक बहुत ही जीता जागता एक दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज जो समाज की सारी रुग्णता को भी जाहिर करता है, को भी उद्घाटित करता चलता है, और उसकी सारी शक्तियों को भी उद्घाटित करता चलता है। मुझे लगता है कि मैं जब आप लंबा बोलते जाते हैं तो बहुत सारी बातों को दोहराव होने लगते हैं। तो अर्पण जी, मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ अपनी बात को रोकूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है शंपा जी, कोई दोहराव नहीं है। और जिस तरह से आपने अलग अलग समय पर लिखी गई अलका जी की इन कृतियों की चर्चा की, और उसके भीतर जो एक लेखकीय कशिश है, जिस तरह से रचनाकार की उसमें पूरी कोशिश, उसका पूरा हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है, उन सब पर चर्चा की, बहुत ही अच्छा लगा। और भी कुछ कहना चाहें तो जोड़ें, क्योंकि आपने उनके कई उपन्यासों पर आज बात की। और जिस तरह से मित्रों, कोई पाठक, कोई रचनाकार जब किसी कृति के साथ, किसी पुस्तक के साथ दो चार होता है, गुजरता है, तो कई बार अपनी संतुष्टि के लिए, कई बार उस कृति विशेष के साथ इन्वॉल्व होते हुए कुछ अपने लिए कुछ इस तरह की चीजें तलाश कर रखता है, खोजता है, जिससे वहां उस कथा दुनिया में
प्रवेश करते हुए उसे सुविधा होती है। और जब चंपा जी या कोई और भी वक्ता ऐसे अवसरों पर उनके बारे में बात करता है तो गाहे बगाहे जाने अनजाने अपनी वे कुंजियां हमें भी दे जाता है। तो निश्चय ही तमाम मित्रों को यह अच्छा लग रहा है और इस बहाने भी हम पढ़ी गई पुस्तकों के और कुछ करीब हो उठते हैं। जो मित्र पढ़े हुए भी हैं उन्हें भी ऐसे वक्तव्य अच्छे लगते हैं, इसलिए कि दूसरे समान धर्मी पाठक उन कृतियों को किस रूप में देख रहा है। वह पढ़ते हुए अलका जी के उपन्यासों को किस तरह से ले रहा था। तो मुझे लगता है चंपा जी की इस तरह की चर्चा का, इस तरह के संवाद का यही औचित्य भी है कि अलग अलग लोग अपने उन अनुभवों को साझा करें और तब कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो चंपा शाह अपनी ओर से कह रही हैं, शर्मिला जालान अपनी ओर से कह रही हैं, प्रयाग शुक्ल या किंशुक गुप्ता अपने ढंग से उन कृतियों पर चर्चा कर रहे हैं। और निश्चय ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपने इशारा दिलाया अज्ञे के कोटेशन को रखते हुए कि किस तरह से अलका जी के यहाँ जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है वे युगीन सत्य के रूप में उनके कई उपन्यासों में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो जिस हम लेखक के जिस उपक्रम की या उसके जिस सिग्नेचर ट्यून की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी अधिकांश रचनाओं में, कई बार लेखक उसको तोड़ता भी है, लेकिन अपनी अधिकांश रचनाओं में उस सिग्नेचर ट्यून के साथ उपस्थित होता है। तो ऐसे कई पक्ष आज हम आपके माध्यम से समझ पाए, कुछ अधिक गहनता के साथ समझ पाए कि वे सिग्नेचर ट्यून क्या क्या है अलका जी के साथ, जहां पीढ़ियों की कहानी है, जहां विस्थापन है, जहां स्मृति की बात है। और जब हम स्मृति की बात करते हैं तो ऐसी स्थितियां कई बार प्रायोजित भी होती हैं। कई बार हम खुद अपने ही रोजमर्रा के जीवन में जिस तरह से बंधे हुए होते हैं, जिस तरह से उससे बंधे हुए भी होते हैं, उससे विद्ध भी होते हैं, उससे चोटिल भी होते हैं, तो हम खुद विस्मृति में जी रहे होते हैं। ऐसे में कोई लेखक, कोई ऐसा उपन्यासकार, कोई ऐसा कथाकार उन चीजों को लाता है जो कहीं ना कहीं हम जिस विस्मृति की ओर बढ़ रहे थे, अपनी उन कहानियों के माध्यम से हमें भी सचेत करता है, हमें भी अपने विगत से, अपने अनुभवों से जोड़ने की कोशिश करता है। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। अलका जी के बहाने कई ऐसी बातें हुई। एक और खास बात जिसकी ओर हम सभी का ध्यान गया आपके इस वक्तव्य से, कि जो विस्थापन है, जिसे हम कई बार भौगोलिक विस्थापन तक ही देख लेते हैं या कई बार आर्थिक विस्थापन के रूप में देख लेते हैं। अगर अर्थशास्त्री हो तो वह उसके आर्थिक विस्थापन की ओर जोड़ देगा, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति हो तो उसमें राजनीतिक विस्थापन की ओर बढ़ेगा, कोई अगर भूगोल का व्यक्ति है तो भौगोलिक विस्थापन की ओर ध्यान देगा, कोई पर्यावरणविद है तो उस पारिस्थितिकी की ओर खास तौर से बात करेगा। मगर यह साहित्य ही है जहां ये सभी विधाएं जुड़ जाती हैं। उसकी ओर भी आपने चर्चा की कि जहां ये सारी चीजें, विस्थापन भी अपने पूरे उस समेकित रूप में, अपने उस पूरे समुच्चय में उपस्थित होता है अलका सरावगी जी की कथा दुनिया में। ऐसे कई बातें हैं जिन्हें सुनकर अच्छा लगा और तमाम मित्रों को भी यह वक्तव्य पसंद आया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अगर कहें तो इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए, समय भी होने को ही है, 1 घंटे के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। तो एक बार पुनः चंपा जी, शुक्रिया आपका, आप जुड़ी और व्यस्त समय के बीच कुछ पल हमारे लिए निकाल पाई। अच्छा लगा तमाम मित्रों के लिए। और साथियों, आज की यह कड़ी यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ स्वयं अलका सरावगी जी, ब्रजरत्न जोशी जी, वंदना जैन जी, राम कुमार तिवारी जी और तमाम लोग कुछ एक
केपी शाह जी, जलज कुमार तिवारी जी, शिप्रा भारती जी और दूसरे मित्रगण सभी उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। शंपा जी पुनः शुक्रिया। कल हम एक नई कड़ी में मिलेंगे। अलका सराबगी जी पर यह एक आग जारी है। शुभ रात्रि, नमस्कार।